है ना। बायो अवेलेबिलिटी हमने सीखा था, जैसे कि हमने 100 mg की टैबलेट खाई है, 100 mg की टैबलेट पेट में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज हो जाएगी, मेटाबोलाइज होने के बाद जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो टैबलेट बची हुई आएगी, फॉर एग्जाम्पल 30 mg 40 mg, दैट इज योर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी मतलब कितना अवेलेबल हुआ है ब्लड सर्कुलेशन में जो आपने मेडिसिन ली है उसमें से। सो उसी का टाइप, उसी का सेकंड एक ये है डेफिनेशन, बायो इक्विवेलेंस। अभी व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस? बायो इक्विवेलेंस क्या रहता है? बायो इक्विवेलेंस मींस, व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस? मेनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मैन्युफैक्चर सेम ड्रग विद अ डिफरेंट ब्रांड नेम। एग्जांपल, दो अलग अलग कंपनी है, एक कंपनी जैसे कि फिनाटोइन बनाना है उनको, फिनाटोइन एक कंपनी बना रही है बाय द नेम ऑफ डायलेंटिन के नाम से बना रही है, और दूसरी कंपनी बना रही है इप्टोइन के नाम से, दोनों में कंटेंट इज फिनाटोइन। ओके, तो व्हाट इज बायो इक्विवेलेंस क्या रहेगा? इफ द डिफरेंस इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू ड्रग्स, है ना। हमने इसके बायो इक्विवेलेंस सीखने के लिए बायो अवेलेबिलिटी सीखना पड़ेगा, उस दिन हमने सीखा था। जिनको नहीं समझा, जो वो जाके वीडियो देख लेंगे एक बार फिर से। क्या है? इफ द डिफरेंस इन द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दीज टू ड्रग प्रिपरेशन इज लेस देन 20%। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पेशेंट को फिनेटोइन देना है, कोई पेशेंट है कन्वर्जेंस का, फिनेटोइन आपको उसको देना है। एक सपोज कंपनी ने डायलेंटिन बनाया, टैबलेट डायलेंटिन बनाया, 100 mg की टैबलेट दी, बायो अवेलेबिलिटी सपोज उसका 40 mg है। दूसरा आपने दिया टैबलेट इप्टोइन, इसका बायो अवेलेबिलिटी सिर्फ 10% है। तो ये बायो इक्विवेलेंस हुआ क्या? नहीं हुआ। दोनों में जो डिफरेंस है, ब्लड में जो टैबलेट आनी चाहिए थी, है ना, उसमें डिफरेंस 20% से कम होना चाहिए। ओके, हम लोग कब बोलेंगे दो दवाइयां बायो इक्विवेलेंट है? जब उनकी बायो अवेलेबिलिटी 20% से कम होगी, दैट इज द बायो इक्विवेलेंस। आई होप दिस क्लियर। नाउ सेकंड टर्म आने वाली है हमारे आगे के टॉपिक में, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। अभी हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग क्या है? व्हाट इज द हाफ लाइफ? सबको पता है, फिर भी एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द हाफ ऑफ इट टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। हाफ लाइफ मतलब सपोज आपने 100 mg की दवाई खाई, 100 mg में से 50 mg जाने के लिए सपोज 1 घंटा लगता है ना। सपोज 50 mg आपके बॉडी से मेटाबोलाइज होने के लिए, 50 mg एलिमिनेट होने के लिए, 50% एलिमिनेट होने के लिए सपोज 1 घंटा लगता है, तो वो दवाई का हाफ लाइफ है 1 आवर। सपोज 50% कम होने के लिए 2 घंटा लगेगा, तो वो दवाई का हाफ लाइफ है 2 आवर्स। हाफ लाइफ मीन्स 50% ऑफ द ड्रग एलिमिनेट होने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ दैट ड्रग। ओके, this is the period of time required for the concentration or amount of drug in the body to be reduced by 1/2। भाई सेम चीज, आप दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो एग्जाम में। आपके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन 50% रिड्यूस होने के लिए जितना टाइम लगेगा, तो वो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ। अगर शॉर्ट नोट बहुत बार आई है हाफ लाइफ पे, ये दो डेफिनेशन आप लिख दो और ये 4 पॉइंट लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्या है 4 पॉइंट्स? हाफ लाइफ इज द सेम is the time required to reduce the plasma concentration by 50% of its original value। मीन्स 100 mg की गोली खाई, 50 mg आपके बॉडी से निकलने के लिए जितना टाइम लगेगा वो आपका हाफ लाइफ है। उसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। अगर ये सिंबल आपको कहीं दिखा तो दैट इज मीन्स द इट इज अ हाफ लाइफ। किस काम में आएगा? will determine dosing requirement, how long the drug will remain in the body। हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड डिसाइड करेगा कि आपको दूसरा डोज कितने टाइम बाद देना है ना। जितना हाफ लाइफ रहेगा उसके बाद हम लोग उसका डोज डिसाइड करने में हाफ लाइफ काम में आता है। और किस काम में आएगा? यूज्ड इन डिटरमाइनिंग डोजिंग इंटरवल, डोज कितना देना है और डोजिंग इंटरवल कितना देना है। दिस इज ये टर्म थी आज की, मैंने कुछ लिया है जो कि आपको काम आएगी। बट अवर टुडेज मेन टॉपिक एक और डेफिनेशन है जो कि एमसीक्यू में 2-2.5 मार्क के लिए पूछते हैं। व्हाट इज प्रो ड्रग? प्रो ड्रग क्या होते हैं? प्रो ड्रग्स आर अ कंपाउंड विच आर इनएक्टिव बट आर कन्वर्टेड इन द बॉडी टू द एक्टिव ड्रग। आप अगर कोई दवाई खा रहे हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी और आपके बॉडी में जाके अगर वो एक्टिव हो गई,
दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोड्रग। प्रोड्रग मीन्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जो खुद तो इनएक्टिव रहेंगे, वो पहले इनएक्टिव रहेंगे, बट आपके बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होने के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल को प्रोड्रग बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा है। अभी ऐसे कौन से मॉलिक्यूल है जो एमसीक्यू में पूछते हैं? दे हैव बीन यूजफुल इन टैकलिंग द प्रॉब्लम। क्यों क्यों जरूरत पड़ी प्रोड्रग बनाने की? दीज आर द प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे रिसर्चर्स, तो ये प्रॉब्लम को कवर अप करने के लिए प्रोड्रग बनाना पड़ा। सपोज कोई ड्रग एसिड सेंसिटिव है, जैसे कि अपने पेट में जाके स्टमक में जाके अगर वो ड्रग मॉलिक्यूल, एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल अगर हमने लिया तो वो स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उनका प्रोड्रग बनाया जो कि स्टमक के एसिड में डिस्ट्रॉय ना हो और बॉडी में ब्लड में मिलने के बाद वो एक्टिव हो। तो एसिड से बचने के लिए, अच्छा परमिएबिलिटी के लिए, मीन्स बॉडी में अच्छा ट्रांसफर होने के लिए, ड्रग का पॉइजनिंग कम करने के लिए, और बहुत सारे ड्रग की टेस्ट खराब रहती है, तो उसका प्रोड्रग इसलिए बनाते हैं कि उसकी टेस्ट अच्छी हो एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। दीज आर द पॉइंट की प्रोड्रग की जरूरत क्यों है, तो ये आप लिख सकते हो शॉर्ट नोट में। टू इंश्योर दैट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? इंश्योर दैट प्रोडक्ट इज इफेक्टिवली कन्वर्टेड टू द एक्टिव ड्रग, बट प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो ब्लड में मिलने के बाद, मेटाबोलाइज्ड होने के बाद वो एक्टिव हो, लीवर में जाने के बाद वो एक्टिव हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही रहे ना, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अभी ऐसे कौन से, आपको सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिखना है और जो एमसीक्यू में भी पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवोडोपा, लीवोडोपा ये प्रो ड्रग है। लीवोडोपा का आपका बॉडी में जाके बनेगा डोपामिन। ओके, जब हम लोग एएनएस पढ़ेंगे तब इसमें ये आएगा, तो ये हमेशा एमसीक्यू में पूछते हैं, विच इज द प्रो ड्रग ऑफ डोपामाइन, तो आंसर इज लीवोडोपा। दूसरा दूसरा पूछते हैं डाइजेपैम, है ना, डाइजेपैम भी प्रो ड्रग है, ये इनएक्टिव है, बॉडी में जाके वो ऑक्साजिपाम में कन्वर्ट होगा तो वो एक्टिव होगा, ये भी एमसीक्यू में पूछा है। एंड थर्ड जो पूछते है कॉर्टिसोन, है ना, कॉर्टिसोन इनएक्टिव है, बॉडी में जाके वो कन्वर्ट होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन में, एमसीक्यू में पूछा है। और एक एमसीक्यू में पूछा है दैट इज इनाराप्रिल। इनाराप्रिल भी पहले इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव मींस इट इज अ प्रो ड्रग, बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा इनालाप्रिलेट में, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ड्रग। ओके, कंसेप्ट क्लियर हुआ? व्हाट इज, अभी कौन ज्वाइन हुआ? 1 2 3 4 5 6, लेट मत ज्वाइन हुआ करो, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोड्रग एंड द एक्टिव ड्रग। प्रोड्रग एक्टिव ड्रग पे बहुत बार एमसीक्यू पूछते हैं, एमसीक्यू नहीं आया तो एक शॉर्ट नोट तो रहती है इसके ऊपर। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज अवर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक। ये कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा सा अच्छे से सुनो, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से कॉपी पेन लेके सुनो, क्योंकि ये भी वाइवा में पूछते हैं हमेशा कंफ्यूज करने के लिए। व्हाट इज जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, और स्पॉटिंग में भी आता है, स्पॉटिंग में भी रखते हैं इसको, मैंने क्वेश्चन पेपर चेक किया। ठीक है, व्हाट इज जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन और जीरो फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन? आइदर इसको जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन बोलो, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बोलो, दोनों एक ही बात है। दिस इज द ड्रग एलिमिनेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 डायग्राम्स को देखना है, इसमें से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला कौन सा है? जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन, और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। अभी हम लोग जाएंगे जीरो ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में पहला ये ग्राफ देखो, ये लीनियर ग्राफ है ना, जीरो ऑर्डर वाला ग्राफ है, एक लाइन में है, दिस इज द लीनियर, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर, लीनियर एलिमिनेशन भी इसको बोलते हैं, नीचे में है। तो जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में लीनियर ग्राफ है। क्यों ऐसा ग्राफ बना? इसकी 2 वैल्यूज देखो, जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है वाई एक्सिस पे, दैट इज द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इन अ ब्लड, एंड सेकेंड वैल्यू है टाइम। ग्राफ किस चीज का बना है? एक तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम का। अभी इसमें क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन में क्या हो रहा है? सपोज कोई दवाई पेशेंट को दी, इसमें बहुत कम ड्रग्स है, जीरो ऑर्डर में काफी कम ड्रग्स है, हम लोग देखेंगे कौन से। जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, सपोज कोई पेशेंट को दवाई दी, तो उस दवाई में से सपोज 100 mg की टैबलेट दी है पेशेंट को, कितनी दी है? 100 mg की टैबलेट दी है, तो 100 mg की टैबलेट में से 2.5 यूनिट, क्या लिखा है इधर? 2.5 यूनिट पर आवर। पहले घंटे में भी 2.5 यूनिट, दूसरे घंटे में भी 2.5 यूनिट, और थर्ड आवर में भी 2.5 यूनिट।
एलिमिनेट होगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। मीन्स जैसे कि आपने सपोज 10 बजे दवाई दी 100 mg की, तो आपने 11 बजे चेक किया तो 2.5 यूनिट उसका एलिमिनेट हुआ, फिर 1 घंटे बाद चेक किया तो 2.5 यूनिट उसका निकला। तो दिस इज कांस्टेंट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में एलिमिनेशन, जो ड्रग का एलिमिनेशन है, जो ड्रग बॉडी से निकलेगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, अभी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का ग्राफ देखो कैसा है, ये कर्व वाला ग्राफ है और इसकी वैल्यूज देखिए। यहाँ लिखा है 5 यूनिट पर आवर, 2.5 यूनिट पर आवर और 1.25 यूनिट पर आवर। अभी इसमें क्या हो रहा है देखो, एकदम थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेके देखो, इसमें क्या हुआ, परसेंटेज वाइज कम होता है। परसेंटेज, ये परसेंटेज वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज। सपोज पेशेंट को कुछ दवाई दी गई, उसमें से पहले घंटे में कितना निकलेगा, 5 यूनिट पर आवर, है ना, कितना निकलेगा, 5 यूनिट पर आवर। दूसरे घंटे में इसका 50%, 5 का 50%, जैसे कि 2.5 आवर। फिर तीसरे घंटे में कितना निकला, 2.5 का 50%, मतलब 1.25 यूनिट पर आवर। इसको नीचे करके मैंने लिखा हुआ है, देख। ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में कांस्टेंट अमाउंट पर यूनिट टाइम इज मेटाबॉलिज्म। कांस्टेंट अमाउंट है, जैसे कि 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट, 2.5 यूनिट, उतना ही बॉडी से मेटाबोलाइज होगा, चाहे आप कितनी भी दवाई दे दो। आप उसको 200 mg दो, 300 mg दो, 400 mg दो, वो 2.5 यूनिट ही बॉडी से मेटाबोलाइज होगा। रेट डज नॉट इंक्रीजेस एज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 100 mg दो, 200 mg दो, 300 mg दो, वो 2.5 यूनिट ही बॉडी से बाहर निकलेगा। दिस इज द जीरो ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या हो रहा है, कांस्टेंट फ्रैक्शन पर यूनिट इज मेटाबॉलिज्म। एक कांस्टेंट फ्रैक्शन मींस सपोज 100 mg की दवाई दी थी, 100 mg में से 50% पहले निकली, फिर 50 में से उसके 50%, जैसे कि 25 यूनिट हो जाएगा फिर, ओके। द रेट इंक्रीजेस एज द ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। इसमें कैसा था, रेट डज नॉट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने 500 mg की दवाई दी, तो उसका 50% कितना हो गया, 250 mg, तो ज्यादा हो गया मेटाबॉलिज्म। अगर आपने 100 mg की दवाई दी थी तो उसका 50%, जैसे कि 50 mg। तो कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है कि कितना ड्रग मेटाबोलाइज होगा। बस आपने इतना ये चार्ट भी याद कर लिया ना, तो यू कैन राइट इजीली ऑन फर्स्ट। ये चार्ट लिख लेना और ये दो ग्राफ बना देना, यू विल गेट फुल मार्क्स। बट आपको थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आया तो उसके बारे में भी मैंने लिखा है। देखो जैसे कि मैंने बताया, कौन सा है ये, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक when constant proportion of drug is eliminated per unit time, rate of elimination is proportional to the amount of drug। ये पूछते हैं, ये एमसीक्यू में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन पे कौन सा ऑर्डर काइनेटिक डिपेंड है। फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग से। इसी को नॉन लीनियर बोलते हैं। नॉन लीनियर, ये देखो ग्राफ, ये ग्राफ देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का, ये नॉन लीनियर है, एक लाइन में है क्या, नहीं है। इसका ग्राफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक का लीनियर में है, फर्स्ट ऑर्डर का नॉन लीनियर में, इसी का नाम है नॉन लीनियर। अगर आपको वो लाइन में कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा था ना फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट अभी इसके पहले बताया था फर्स्ट ऑर्डर में ये हाँ, ना कांस्टेंट फ्रैक्शन, नहीं अब कांस्टेंट फ्रैक्शन नहीं, इसके बाद एक सेंटेंस बताया जो आपने, उसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखा है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ, कांस्टेंट प्रोपोर्शन मींस उसका परसेंटेज वाइज नीचे में है इसका, है ना, परसेंटेज वाइज, यानी कांस्टेंट अमाउंट नहीं है ना वो, नहीं कांस्टेंट परसेंटेज वाइज है। ओके ठीक ठीक है, यहाँ पे देखो ये नॉन लीनियर में कांस्टेंट अमाउंट दैट इज परसेंटेज, है ना, परसेंटेज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। और ये एमसीक्यू में ये ड्रग भी पूछते हैं, एग्जांपल कौन सा है वो बताओ, या फिर वाइवा में पूछते हैं कि दो एग्जांपल बताइए कि जिसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है या फिर नॉन लीनियर काइनेटिक्स है, दोनों का एक ही मतलब है। तो देखिए आपको बताना है फिनाटोइन, एस्पिरिन या इथेनॉल। फिर है ये वही है एग्जांपल मैंने इसमें कोट किया, फॉर एग्जांपल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन 100
एंड द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग विल रिड्यूस टू 50 mg। हाफ लाइफ मैंने अभी समझाया था कि हाफ लाइफ क्या होता है। सपोज कोई ड्रग का हाफ लाइफ है 1 आवर, मीन्स 1 घंटे में वो ड्रग आधा हो जाएगा। अगर आपने 100 mg की टैबलेट दी, अगर आपने 100 mg की टैबलेट दी और उस दवाई का हाफ लाइफ है 1 आवर, तो 1 घंटे बाद वो दवाई 50% हो जाएगी। तो दूसरे घंटे बाद कितनी हो जाएगी? 50 के 50%, मतलब 25 हो जाएगी। उसके 1 घंटे बाद ये 12.5, उसके 50%। दिस इज द आपका ये आपका नॉन लीनियर वाला है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में 50% कम होते जाएगा। ये कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ये पढ़ सकते हो, सेम चीज है ये 50% की हुई, यू कैन रीड इट। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक। जीरो ऑर्डर, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। ये कांस्टेंट अमाउंट है, परसेंटेज वाइज नहीं है। एक अमाउंट फिक्स कर दिया, कितना mg निकलना है, 10 mg निकलना, तो 10 mg निकलते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 mg ऑफ ड्रग में बी एलिमिनेटेड पर आवर। This rate of elimination is constant and independent of total drug concentration in the plasma। इसको फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे प्लाज्मा में 100 mg है, 1000 mg है, 2000 mg, ये बेचारा अपना 10 mg निकलते जाएगा। ठीक है, जीरो ऑर्डर में इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अल्कोहल लिया तो वो 10 mg अल्कोहल निकलते जाएगा। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स आर रेयर एलिमिनेशन मैकेनिज्म। एग्जांपल जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन इंक्लूड नीचे constant fraction of the total drug store eliminated in a given time। almost all drug follow the linear, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, almost all drug follow the linear kinetics। सिर्फ नॉन लीनियर के लिए कौन से थे? 3 थे, अल्कोहल, एस्प्रिन एंड फिनोटोइन। बट ऑलमोस्ट ऑल ड्रग फॉलो द लीनियर वाला, एक्सेप्ट इन ओवरडोज सिचुएशन। डोज इंक्रीजेस रिजल्ट इन द प्रोपोर्शन टू इंक्रीज द सीरम लेवल। ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन, जिसमें कर्व बन रहा है जो नॉन लीनियर है ना, जिसमें परसेंटेज वाइज। अगर ये आपने ग्राफ भी बना दिया ना, इसमें देखो कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। सिर्फ इतना ग्राफ बना देना, बाकी कुछ पूछेगा भी नहीं। तो ग्राफ के सामने ऐसा कर्व बना के उसमें लिख देना कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। इतना लिखा, यू विल गेट द मार्क। फिर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसी एक लाइन बना के कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसमें, कांस्टेंट अमाउंट और इसमें कांस्टेंट परसेंटेज, बाकी कुछ भी नहीं है। एक एग्जांपल दे देना कोई भी, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, फिर हमारा ये सारे अभी जो टॉपिक हो गए वो हमारे जो हमने सबसे पहले सीखा था फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनामिक, है ना, उसको सीखने के लिए काम में आएगा। तो ये फार्माकोकाइनेटिक है, तो इसके पहले हम लोग देखेंगे फार्माकोडायनामिक्स के बारे में क्या क्या है। फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स सीखने के लिए हमें ये सारी चीजें सीखनी जरूरी थी, है ना। व्हाट इज रिसेप्टर, व्हाट इज आयन चैनल, नहीं तो हमें ये कुछ भी नहीं समझा रहा था। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अभी ये बहुत इजी हो गया। अभी फार्माकोडायनामिक्स आपको कुछ लर्न करने की भी जरूरत नहीं, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं, एकदम इजी हो गया अभी। ओके, देखो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। फार्माकोडायनामिक्स हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स। Principle and mechanism of drug action. Anyone can explain what is pharmacodynamic? Anyone? एक लाइन में। डायनामिक का डेफिनेशन। डायनामिक का डेफिनेशन ऐसा होगा, देखो, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनामिक मींस व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, है ना, ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगी।
और काइनेटिक मतलब बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया है, क्या किया। ठीक है। डायनामिक मतलब ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा, हमने कोई दवाई खाई, हमने दवाई ली है तो वो पेशेंट को एक तो ठीक करेगी या पेशेंट को साइड इफेक्ट करेगी, है ना, जो इसमें चार्ट में है। और काइनेटिक्स में जो हम लोग डायनामिक के बाद पढ़ेंगे, इसके बाद आने वाला है वो टॉपिक, उसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, तो एक बार पढ़ लेना। तो अभी हम लोग फार्माकोडायनामिक्स वाला पढ़ रहे हैं। अगर आपको फार्माकोडायनामिक पे शॉर्ट नोट आती है तो आपको ये सारी चीजें लिखना है। लो, अभी उसमें दो चीजें एक्सप्लेन कर देना। एक प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग बॉडी में काम कैसा करता है अभी, है ना। अगर उसको काम करना है, फर्स्ट तो इरिटेशन, ये एकदम इजी है, KG1 वाला है। इरिटेशन मतलब एग्जांपल काउंटर इरिटेंट लाइक ड्रग फॉर कॉन्स्टिपेशन या काउंटर इरिटेशन, जैसे कि झंडू बाम हो गया, आपने झंडू बाम लगा दिया तो इरिटेट करेगा स्किन को, है ना, और आपने को लगता है पेन कम हो गया। दिस इज द वन मैकेनिज्म, दैट इज इरिटेशन। सेकेंड है स्टिम्युलेशन, दैट इज द स्टिम्युलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रग जाके स्टिम्युलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल ड्रग एड्रेनालिन है, एड्रेनालिन हार्ट को जाके स्टिम्युलेट करेगा, है ना, एंड हार्ट गेट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, डिप्रेस। फॉर एग्जाम्पल बेंजोडाइजापाइन दिया तो पेशेंट सेडेट हो गया, या एसिडिटी हो गई, ओमेप्रेजोल दे दिया, एसिड लेवल सिक्रेशन डिप्रेस हो गया। फोर्थ है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब कोई पेशेंट को पार्किंसंस डिसीज है, उसको डोपामिन दे दिया, लिवोडोपा दे दिया, तो वी आर डूइंग अ रिप्लेसमेंट। एंड फोर्थ इज द साइटोटॉक्सिक, कोई सेल है, बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक दी। तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। बहुत इजी है, आप ऐसे भी आप उसको लिख सकते हो, इरिटेशन, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक। बुक में पढ़ोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, बट ऐसा इसकी दो दो लाइन बना के लिख लेना। ये हो गया इसका प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। अभी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, अभी ड्रग बॉडी में तुम्हारे जाके कहाँ कहाँ एक्ट करेगा। पहला है मेन मैकेनिज्म, है ना, जैसे कि एंजाइम्स, हमने देखा है एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा है, उसमें एंजाइम लिंक रिसेप्टर, जैसे कि ये आपका कोई ये है रिसेप्टर है एंजाइम वाला, इसमें सबस्ट्रेट आएगा या फिर इनहिबिटर्स आएंगे, है ना, जैसे कि एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। अगर एगोनिस्ट आया तो प्रोडक्ट बनेगा, एंटागोनिस्ट आया तो कुछ भी नहीं होगा, ये हमने सीखा था। फिर है आयन चैनल्स, जो हमने पढ़ा था, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स। फिर है ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर हमारा अभी इसमें देखेंगे कि ट्रांसपोर्टर कैसा होता है। वो सेम है, रिसेप्टर का ही है, सिर्फ इसमें कैसा होता है ट्रांसपोर्टर का मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। एंड फोर्थ इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर हमने सारे पढ़े हैं, हमने कौन से रिसेप्टर पढ़े, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स पढ़े हुए हैं, जी कपल्ड रिसेप्टर पढ़े हुए हैं, एंजाइम रिसेप्टर्स पढ़े हुए हैं, एंड DNA जीन रिसेप्टर्स पढ़े। सिर्फ इसमें जो ट्रांसपोर्टर वाला है ना, ट्रांसपोर्टर वाला सिस्टम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं नीचे में। आप मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इंटरैक्ट विद द टारगेट मॉलिक्यूल, एंजाइम्स, आयन चैनल, ट्रांसपोर्टर एंड रिसेप्टर। बाकी सब हमने पढ़ा था, सिर्फ ट्रांसपोर्टर, ये रिसेप्टर के बारे में, ये रिसेप्टर्स हमने उस दिन लिया था। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन आपको अगर पूछा है एग्जाम में, पूछते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, तो आपको ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक। इजी है, बहुत इजी। हाँ, ट्रांसपोर्टर्स, देखो ट्रांसपोर्टर्स में क्या रहता है, एक टाइप का हमारे बॉडी में रिसेप्टर्स है। सपोज ये एक रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, जैसे कि हमने लाइगेंड गेटेड में क्या देखा था, ऊपर से उसका ओपन रहता है और नीचे में भी ओपनिंग रहती है। इसमें क्या होगा, ये सबस्ट्रेट को अपने ऊपर लेगा और खुद ऐसा टर्न हो जाएगा, है ना, ये लेके ऐसा सबस्ट्रेट को अपने ऊपर लेके ऐसा लिया और खुद टर्न होके उसको नीचे ड्रॉप करेगा, ऊपर से कलेक्ट करेगा और नीचे लेके ड्रॉप करेगा। दिस इज योर द ट्रांसपोर्टर सिस्टम, और फिर से अपने नॉर्मल जगह पे आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पास हमने देखा था। आज हमारा तो है फार्माकोडायनामिक्स होने के बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो फार्माको
काइनेटिक्स हम लोग आज का टॉपिक है। फार्माकोकाइनेटिक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर हो गया। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखा था 4 चीजें आती है। दिस इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या है? डायनामिक क्या था? ड्रग टू द बॉडी। डायनामिक व्हाट डज द ड्रग डज टू द बॉडी? मतलब कौन था? डायनामिक। ड्रग क्या करती है? हाँ, डायनामिक। डायनेमिक था। काइनेटिक में क्या, काइनेटिक का वो बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, के है ना? साथ क्या किया? बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया? बॉडी ने क्या किया? ड्रग को एब्जॉर्ब किया, है ना? बॉडी ने ड्रग को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। फिर बॉडी ने क्या किया? ड्रग को सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर बॉडी ने क्या किया? मेटाबोलाइज किया और बॉडी ने ड्रग को बाहर निकाला। व्हाट डज बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया है? ये काइनेटिक कंफ्यूजन के लिए पूछते हैं, ये याद ही रखना है। फार्माकोकाइनेटिक्स पूछा तो ये बताना व्हाट डज बॉडी डज टू द ड्रग, और इसमें ये 4 पॉइंट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। अभी इसमें सारा इसी में है जो कुछ है, सारा जनरल फार्माकोलॉजी मतलब यही है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द, अभी एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। मतलब हमने पेट में दवाई खाई, खाने के बाद आपको उसको ब्लड में भेजना है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन बाय क्रॉसिंग द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। व्हाई ड्रग शुड बी ट्रांसपोर्टेड, ड्रग क्यों भेजना है? क्योंकि जब तक ड्रग ब्लड में नहीं जाएगा तब तक आपको उसकी जहां पे एक्शन चाहिए वो नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें ड्रग को भेजना जरूरी है। द एब्जॉर्प्शन ऑकर फॉर द फॉलोइंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट, ओरल से होता है ना? हमने देखा सबलिंगुअल अगर हम लोग देते हैं, विल अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन इन द स्टमक एंड द लीवर। इसीलिए अगर हमने ये स्टार्टिंग में लिया रहता तो आपको समझा नहीं रहता कि फर्स्ट पास क्या है, इसलिए हमने पहले फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म पढ़े उस दिन। अभी मुझे बताओ कौन सा एग्जांपल दिया था सबलिंगुअल के लिए? एनीवन? ऑरिबल ट्रेनिंग। सबलिंगुअल का एग्जांपल कौन सा दिया था? कौन सी टैबलेट है जो सबलिंगुअल देते हैं? आइसोसॉर्बिड। हाँ, आइसोसॉर्बिटेट, डाइनाइट्रेट या मोनोनाइट्रेट। डाइनाइट्रेट, डाइनाइट्रेट। ठीक है। माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो सब। क्यों, क्या डिफरेंस बताया था मैंने डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट का? ये बड़ा कंफ्यूजन है। डाइनाइट्रेट जो है वो सॉर्बिट्रेट की गोली आती है जो हम लोग अपने टंग के नीचे रखते हैं, तो दैट इज अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मोनोनाइट्रेट की दवाई आप ओरली खा सकते हो, है ना? वो जाके लीवर में डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बट डाइनाइट्रेट लीवर में पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंड और ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? ट्रांसडर्मल से। एग्जाम्पल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, पैच, रेक्टल यूज, है ना, रेक्टल डोज। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाए तो एब्जॉर्ब होगा, सबक्यूटानियस इंजेक्शन लगाए तो भी स्लो एब्जॉर्प्शन होगा। मिसलेनियस इनहेलेशन, इंट्रानेजल आई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। आपको एब्जॉर्प्शन आया तो ये लिखना है। इफ ओरल फ्रॉम स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो कहाँ जाएगा? अगर आपने पेट में दवाई खाई, ओरल कोई दवाई खाई, तो कहाँ जाएगा? पोर्टल सर्कुलेशन में, और उसका हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, और इसमें होगा आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। पर रेक्टल में अगर दिया कोई, सपोज रेक्टल डाइजापैम देते हैं या रेक्टल पैरासीटामोल देते हैं, तो वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा एब्जॉर्ब होके, वो लीवर में नहीं जाएगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो वो मसल से भी डायरेक्ट आपके खून में जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, वो भी आपके लीवर में नहीं जाएगा। नो एब्जॉर्प्शन इज नीडेड इफ गिवन इन द इंट्रावेनसली। अगर आप कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन देते हो तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, वो डायरेक्ट वेन में जा रहा है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग नीड क्रॉसिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो ड्रग एब्जॉर्प्शन, ये अलग अलग चीजें हैं, ये हम लोग एक एक करके बाद में पढ़ेंगे कि क्या क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी है जानना ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर, जो सेल्स हमारे बने होते हैं वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बने होते हैं। दिस इज द लिपिड बायलेयर, एक ऊपर लिपिड की लेयर और एक नीचे लिपिड की लेयर। ओके, एंड दिस इज द गेटेड चैनल्स, दिस इज द गेटेड चैनल। उस दिन हमने जो पढ़ा था लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स।
drug absorption. Cell membrane consists of lipid bilayer with the interspread protein. देखो पोलर आयोनाइज हाइड्रोफिलिक सोल्यूट, इसीलिए मैंने उस दिन आपको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक समझाया था. हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर एंड पोलर. नॉन पोलर पहले देखेंगे. व्हाट इज नॉन पोलर? पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर. नॉन पोलर मीन्स ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. नॉन पोलर मतलब कोई चार्ज नहीं है. वो मोस्टली आपके लिपिड लविंग रहते हैं, जिनको लिपिड से प्यार है, वो लाइपोफिलिक रहेंगे. लाइपोफिलिक मतलब जिनको लिपिड से प्यार है. और हमारी जो सेल की लेयर बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? लिपिड से बनी हुई है. इसीलिए मैंने यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर समझाया आपको कि लिपिड की लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सारे सेल की लेयर बनी होती है लिपिड से. लिपिड से बनी है. हमारा ड्रग मॉलिक्यूल लाइपोफिलिक है. हमारे ड्रग को लिपिड से प्यार है तो वो इजीली सेल के अंदर चले जाएगा, है ना. सेल के अंदर जाने के लिए उसको कोई गेट की, कोई रिसेप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इधर देखो, ये कौन सा है? हाइड्रोफिलिक है. ये कौन सा है? हाइड्रोफिलिक है. हाइड्रोफिलिक ड्रग मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए रिसेप्टर की जरूरत लगती है. कोई तो भी चैनल की, कोई तो भी गेट की जरूरत लगती है. वो डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते. हम जो दवाई लेते हैं वो इधर हाइड्रोफिलिक होगी या लाइपोफिलिक होगी. लाइपोफिलिक मतलब जिसको लिपिड से प्यार है वो इजीली आएगी. बट हाइड्रोफिलिक दवाई अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकती है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है पिक्चर. ड्रग एब्जॉर्प्शन. लिपिड लेयर आर मोस्टली टाइट जंक्शन. ओनली लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस कैन डिफ्यूज थ्रू इट. जो ड्रग मॉलिक्यूल लिपिड, जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल है वो उसमें से अंदर जा सकेंगे. वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस कैन नॉट क्रॉस थ्रू द टाइट लिपिड लेयर. दिख रहा है यहाँ पे, ये लिपिड लेयर से जो वाटर सोल्यूबल है वो नहीं जा सकते. इसके लिए उनको एब्जॉर्ब होने के लिए रिसेप्टर लगेंगे. ड्रग एब्जॉर्प्शन वही सेम चीज बताइए. दिस इज नॉट परमिएबल टू द लार्ज हाइड्रोफिलिक पोलर मॉलिक्यूल्स. फिर देखो इसमें एक चीज और आती है, देयर इज अ ड्रग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. ड्रग ट्रांसपोर्ट दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट. एक सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन मींस कहीं पे सपोज ऊपर में कंसंट्रेशन, सेल के बाहर अगर सॉल्ट ज्यादा है, सेल के अंदर अगर सॉल्ट कम है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से अंदर बाहर हो जाएंगे. या फिर एनी एग्जांपल, है ना, कोई भी एग्जांपल जहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई चैनल्स की जरूरत नहीं है और कोई एनर्जी नहीं लग रही है. एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कोई नाका नहीं देना है, कोई चुंगी नाके में टोल टैक्स नहीं देना है. वो इजीली जा सकेंगे, अंदर बाहर आ जा सकेंगे विदाउट एनी एनर्जी एंड विदाउट एनी रिसेप्टर को बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है. एक्टिव देखो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें एक एग्जांपल. फिर स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मींस ड्रग मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सपोज वो अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उनको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, एटीपी भी देना पड़ेगा और उनको चैनल भी लगेगा. एक्टिव मतलब उनको एनर्जी, एटीपी भी लगेगी और कोई तो भी रास्ता भी लगेगा. वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और फैसिलिटेड में एनर्जी नहीं लगेगी, सिर्फ रास्ता लगेगा. ठीक है. एंडोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग. ठीक है, सेल कुछ खा रहे हैं और वो जाके छोड़ रहे हैं. एक्सोसाइटोसिस मींस सेल कुछ खा के छोड़ रहे हैं. खाना मींस, एंडो मींस सेल का खाना, एक्सो मींस सेल ने कुछ बाहर निकलना. ये दो एंडो और एक्सो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तीन चीजें, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. फिर से एक बार बताता हूँ, शायद से 1 मिनट बाकी है, फिर बाकी का हम लोग कल देखेंगे. सिंपल में ना एनर्जी लग रही है ना कोई चैनल लग रहा है. एक्टिव में क्या लग रहा है, आपको एनर्जी भी लग रही है और कोई तो भी रास्ता भी लग रहा है. फैसिलिटेड में आपको एनर्जी नहीं लग रही है, सिर्फ रास्ता लग रहा है. जैसे कि ये सपोज ये रास्ता है, दिस इज द रास्ता, है ना. ये तो बेचारे अपने आप चले गए, डिफ्यूज हो गए, इसको ना एनर्जी लगी ना रास्ता लगा, ये डिफ्यूजन हो गया सीधा. अभी ये वाले सपोज मॉलिक्यूल, इनको अंदर जाने के लिए सिर्फ अगर रास्ता चाहिए तो ये आपका फैसिलिटेड हो गया, कोई तो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की. क्या हो गया, एक ड्रग को अंदर जाने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक रास्ता प्रोवाइड किया, तो ये फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट. बट फैसिलिटी तो दी है
बट पैसा भी देना पड़ रहा है इनको, फैसिलिटी के साथ उनको एटीपी भी लग रही है, एनर्जी भी लग रही है अंदर जाने का, तो वो हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बस ये 3 चीजें आपने समझ लेना, बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, इतना भी आपने 3-3 लाइन लिख दिया ना तो भी यू विल गेट द मार्क, पासिंग मार्क्स। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग आर एब्सॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन with exception of the few. Simple diffusion